नमस्कार। आज हमारा टॉपिक रहेगा oogenesis। oogenesis यानी फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। फीमेल गैमेट फॉर्मेशन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी ओवरी के अंदर संपन्न होता है। यह फीमेल गैमेट भी मेल गैमेट की तरह ही हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर होता है, यानी उसमें भी जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उन सोमेटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है उसके मुकाबले आधे क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं। यानी सोमेटिक सेल के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जोड़ों के अंदर पाए जाते हैं वो इन गैमेट्स के अंदर जोड़ों में न होकर के और केवल अकेले आधी संख्या में क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं। अब हम इस oogenesis को डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। oogenesis को हम स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ही 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग है मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन प्रावस्था, दूसरी है ग्रोथ फेज, तीसरी है उसी तरह से मैच्योरेशन फेज। जैसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि उसमें भी मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है और मैच्योरेशन फेज है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा सा भिन्न इसके अंदर प्रोसेस होगा। हालांकि इनकी भी 3 फेज है। 3 फेज के अंदर ओवम फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होता है जिसको ओवम कहते हैं या एग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले जो जर्मिनल एपिथेलियम है उस जर्मिनल एपिथेलियम से कुछ सेल्स अलग होकर के और ऊगोनिया बना देती हैं, और ये ऊगोनियल सेल्स बार बार विभाजित होकर के कई सारी संख्या के अंदर बन जाती हैं। और जब ये कई सारी संख्या में बन जाती हैं तो भी इनको ऊगोनिया ही कहते हैं। और इस दौरान इन कोशिकाओं के अंदर जो डिवीजन होता है वह डिवीजन माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जैसा कि अन्य सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है। जब यह संख्या के अंदर वृद्धि कर जाती है तो यहाँ तक की जो स्थिति होती है ये फीमेल के अंदर, अगर हम मैमल्स की बात करें तो बर्थ से पहले ही ये संख्या तय हो जाती है, यह संख्या निश्चित हो जाती है कि इसमें कितने ऊगोनिया बने हैं। फिर ऊगोनिया में से कोई एक प्रतिमाह अल्टरनेट ओवरी से एक कोई ऊगोनियम साइज के अंदर वृद्धि करने लगता है, और जब वह वृद्धि करने लगता है तो वह दूसरी जो प्रावस्था उसकी यानी ग्रोथ फेज उसमें यह एंटर हो जाता है। ग्रोथ फेज oogenesis की सबसे महत्वपूर्ण प्रावस्था है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस फेज के अंदर, इस ग्रोथ फेज के अंदर ऊगोनियम के अंदर कई प्रकार से वृद्धि होती है, जिसमें सबसे पहले इसकी न्यूक्लियस के अंदर वृद्धि होती है, फिर इसकी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। इसके साथ साथ में इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक्टिविटी होती है और वो होता है योक फॉर्मेशन, वाइटेलोजेनेसिस। इसलिए oogenesis के अंदर ग्रोथ फेजेस की सबसे लंबी होती हैं, सबसे बड़ी होती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट भाग इसका होता है। फिर हम इसको आगे देखते हैं इसका डिवीजन। तो जब ये ग्रोथ फेज इसकी कंप्लीट हो जाती है तो जो स्ट्रक्चर बनता है वह भी उस समय तक डिप्लॉयड ही होता है, यानी उसकी 2n क्रोमोसोम संख्या होती है। लेकिन जब इसके बाद में इसमें नेक्स्ट डिवीजन शुरू होते हैं तो यह प्रोसेस एंटर करता है मैच्योरेशन फेज के अंदर। और जब मैच्योरेशन फेज में यह प्रक्रिया जाती है
तो उस समय फिर इसमें जो डिवीजन होगा वो होगा मियोटिक डिवीजन, यानी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में हम सभी जैसा जानते हैं कि मदर सेल से जो डॉटर सेल है उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब इसमें इसकी जो मियोटिक फेज फर्स्ट है, जो फर्स्ट मियोसिस है, उसमें जब यह जो प्राइमरी oocyte है, जो ग्रोथ फेज के बाद का रिजल्ट है, उसमें जब डिवीजन होगा तो 2 सेल्स बनेगी, लेकिन दोनों साइज के अंदर इक्वल नहीं होगी। इक्वल नहीं होने के कारण एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। तो जो छोटी सेल होगी वो कहलाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी, और यह फर्स्ट पोलर बॉडी आगे जाकर के नेक्स्ट और उसमें एक डिवीजन होगा और उससे 2 पोलर बॉडी बनेगी। जबकि दूसरी जो सेल बनी थी वो कंपैरेटिवली साइज में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसमें जितना भी योक पार्ट है, मैक्सिमम साइटोप्लाज्म है, वो इस सेल के अंदर प्रवेश करता है। जब इसका कैरियोकाइनेसिस होता है, सेल डिवीजन होता है उस समय। लेकिन क्रोमोसोम जो है दोनों में आधे आधे हो जाते हैं। यह क्रोमोसोम की संख्या घटाने के लिए ही ये डिवीजन होगा। जब यह इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाता है, एक पोलर बॉडी बन जाती है और दूसरी बड़ी सेल बनती है, उसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte। और यह सेकेंडरी oocyte जो है उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या n ही होती है, यानी यह हैप्लॉइड सेल होती है। अब यह डिप्लॉइड सेल नहीं रही है। यहाँ पर इसमें क्रोमोसोम की संख्या n है, इसमें भी n है। यहाँ तक 2n संख्या थी, यहाँ भी 2n संख्या थी। अब यह जो सेकेंडरी oocyte बना है, इस सेकेंडरी oocyte में भी नेक्स्ट एक डिवीजन जो होगा, तभी जाकर के ये मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन था, अब यहाँ से सेकंड मियोटिक डिवीजन शुरू होगा। सेकंड मियोटिक डिवीजन के परिणाम स्वरूप एक और पोलर बॉडी बनेगी, यानी अब जो इसमें क्रोमोसोम्स थे वो क्रोमोसोम्स डिवाइड होकर के 1 से 2 बनेंगे, फिर आधे इस पोलर बॉडी में जाएंगे और आधे ओवम के अंदर जाएंगे। और जब यह डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो यह कंप्लीट ओवम कहलाता है। लेकिन ये जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट इसमें आता है कि सेकंड मियोटिक डिवीजन जब तक नहीं होता है तब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाए। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे ही उसकी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बनेगी, जैसे ही उसमें मेल गैमेट एंटर होगा, उसी समय उसमें मियोटिक डिवीजन सेकंड कंप्लीट होगा और उसकी जो सेकंड पोलर बॉडी है वो उससे अलग होगी। उससे पहले ये सेकंड मियोटिक डिवीजन इनकम्प्लीट रहता है, और जब कंप्लीट हो जाता है तो ये फिर फाइनली ओवम कहलाता है, और यह ओवम ही फीमेल गैमीट कहलाता है। और यह फीमेल पार्ट की तरफ से जो आधे क्रोमोसोम से जो आधा हेरिडेटरी मटेरियल है उसका प्रतिनिधित्व करता है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आधा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हेरिडेटरी मटेरियल है, वो फीमेल पार्ट से आएगा, और रिमेनिंग जो आधा है वो मेल पार्ट से, यानी स्पर्मेटोजून के थ्रू इसके साथ आएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद में कंप्लीट जाइगोट बन जाएगा। वापस वही डिप्लॉइड स्थिति इसमें मेंटेन हो जाएगी। अब इसमें अपन देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, इन दोनों में क्या अंतर है। तो मोटा मोटी हम अगर देखते हैं तो सबसे पहला अंतर है संख्या का, कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर बहुत अधिक संख्या के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं, स्पर्मेटोजून बनते हैं, जबकि इसमें अंत में एक ही जो ग्रोथ फेज के अंदर जो सेल बनी थी, जो oocyte बना था, उस oocyte से
एक ओवम ही बनता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 ओवम बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, इसमें एक ओटिड ही बनता है। 3 जो है वो पोलर बॉडी बन जाती हैं जो बाद में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। दूसरा, इसकी जो ग्रोथ फेज है वो oogenesis की ग्रोथ फेज बहुत लंबी होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की ग्रोथ फेज बहुत ही कम होती है। उसका कारण भी हमें ध्यान है, क्यों? क्योंकि जो फीमेल गैमीट है उसका काम होता है नेक्स्ट, जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, जब जाइगोट बन जाएगा, तो उस जाइगोट बनने के बाद में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराने का काम इस जो सेल है, ये जो साइट्स है या जो ओवम है, इस ओवम के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है, योग के रूप में जो मटेरियल है वो काम आएगा, इसलिए इसमें योग की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसकी साइज भी बड़ी होती है। अब हम अगर पूरी इसकी जो प्रक्रिया है उसको अगर डिटेल में देखें तो हम पाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फेज लगभग स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ही है, लेकिन ग्रोथ फेज बिल्कुल डिफरेंट है। ग्रोथ फेज में इसमें जो इसके oogoonium होता है उसकी साइज से कई गुणा, 100 गुणा, कुछ में 300 गुणा तक वृद्धि हो जाती है। जैसे फ्रॉग है उसमें 300 गुणा हो जाती हैं, और कुछ बर्ड्स है उसमें थाउजेंड्स टाइम्स उसके अंदर ग्रोथ हो जाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि एम्फीबियंस है तो उसमें जो 50 माइक्रोमीटर, जो 50 माइक्रोन का एक oogoonium है, वो आफ्टर मैच्योरेशन 1000 to 2000 माइक्रोमीटर हो जाता है। बर्ड्स के अंदर 40,000 माइक्रोमीटर तक उसकी साइज हो जाती है, बहुत बड़ी साइज हो जाती है। मैमल्स है तो उसमें 200 माइक्रोमीटर तक उसकी साइज बढ़ जाती है, यानी इसमें कम बढ़ती है। तो इसका सिंपल सा कारण है कि एग का टाइप क्या है, यानी एग क्लेडोइक है, नॉन क्लेडोइक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो किस प्रकार से होगा उस एनिमल में, अगर इंटरनल डेवलपमेंट है, अगर प्लेसेंटल है तो उसमें उसकी जो साइज है वो छोटी रहती है, और अगर क्लेडोइक एग है जैसे कि रेप्टाइल्स के होते हैं, बर्ड्स के होते हैं, कुछ जो एग लेइंग मैमल्स है उनके होते हैं, तो उसके अंदर एग की साइज हमेशा बड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट उस एग के अंदर ही होना है, मदर बॉडी में नहीं होना है। लेकिन जनरली जो मैमल्स है उनमें सामान्यतया एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मदर बॉडी में होता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है, इसलिए उसमें oogoonium की साइज जनरली छोटी होती है। अब हम देखते हैं इसकी जो ग्रोथ फेज है, वो ग्रोथ फेज जो है उसको हम किस तरह से अलग डिवाइड करके हम उसको पढ़ सकते हैं। उसमें हम देखते हैं कि ग्रोथ फेज के अंदर 2 पार्ट के अंदर उसमें ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। तो पहला पार्ट है उसका न्यूक्लियस पार्ट, और दूसरा पार्ट है उसका साइटोप्लाज्मिक पार्ट। तो इस ग्रोथ फेज को हम प्री वाइटेलोजेनेटिक ग्रोथ और दूसरा जो है वो वाइटेलोजेनेटिक ग्रोथ, उसमें डिवाइड करके समझ सकते हैं। पहला जो है प्री वाइटेलोजेनेटिक ग्रोथ, यानी योग फॉर्मेशन से पहले उसमें किस प्रकार की और किस किस में ग्रोथ होती है। तो उसमें हम देखते हैं कि एक तो न्यूक्लियस के अंदर ग्रोथ होगी। तो न्यूक्लियस में हम सभी जानते हैं क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर शेप होता है और क्रोमोसोम्स होते हैं, और कुछ जो है आरएनए होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, तो ये सब होते हैं। तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या वृद्धि होगी, न्यूक्लियस शेप में
वृद्धि होगी, यानी जो न्यूक्लियस का जो आकार है वो जो सोमेटिक सेल है उससे अधिक हो जाएगा। अधिक होने का कारण ये है कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स एक्टिव होकर के और अधिक से अधिक मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, और ये मैसेंजर आरएनए जब इसकी ग्रोथ फेज के अंदर जो योग फॉर्मेशन होगा या इसके अलावा अन्य जो ऑर्गेनल्स जो हैं, सेल ऑर्गेनल्स है, उसको बनाने के लिए उसमें मैसेंजर आरएनए की जरूरत पड़ती है। यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो है मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन। तो इस ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए जो क्रोमोसोम के अंदर फोल्डेड फॉर्म के अंदर होता है वो खुल जाता है, उसके लूप बन जाते हैं, और लूप इतनी संख्या में बन जाते हैं कि हम उस क्रोमोसोम को देखते हैं तो एक जो लैंप साफ करने का ब्रश होता है उसके समान दिखाई देता है, इसलिए इसको लैंप ब्रश क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो जनरली लैंप ब्रश क्रोमोसोम जो ये एग फॉर्मेशन होता है उस दौरान ही, oogenesis के दौरान ही हमें उसके अंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि हाईली एक्टिव क्रोमोसोम्स उसके अंदर होते हैं, डीएनए उसमें एक्टिव फॉर्म होते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए को खुलना पड़ता है, सिंगल थ्रेड के अंदर आना पड़ता है, और फिर उसमें उसके ऊपर टेम्पलेट के ऊपर मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन होता है। तो ये मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियस के अंदर इस तरह के चेंजेस आएंगे। इसी तरह से राइबोसोमल आरएनए ज़्यादा बन जाएंगे, वो ज़्यादा बनेंगे तो जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर ये स्टोर रहते हैं, तो उसकी भी साइज बढ़ जाएगी, उसकी संख्या भी है जो न्यूक्लियोलस की बढ़ जाती है, और वो डोमिनेंट दिखाई देता है न्यूक्लियोलस पार्ट भी। तो इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आते हैं। दूसरा चेंजेस आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म में हम देखते हैं कि एक तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये संख्या के अंदर वृद्धि करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में वृद्धि करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनको जो है आगे अपना एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो उस दौरान इनको अपनी एनर्जी, उस सेल को बहुत अधिक एनर्जी देने के लिए इनको एक्टिव रहना पड़ेगा, संख्या की बढ़ानी पड़ेगी। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, जो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, वो भी इसमें बढ़ेगा। और कुछ एनिमल्स के अंदर जब योग फॉर्मेशन होता है तो उस समय माइटोकॉन्ड्रिया की खूब सारी संख्या दिखाई देती है, तो उसको माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स की संख्या दी गई है, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड, यानी खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया उसमें दिखाई देते हैं। इसी तरह से उसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स दिखाई देती है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो कि फर्टिलाइजेशन के समय फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बनाने का काम करती हैं, और फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन जो फर्दर मेल गैमीट की एंट्री है उसको प्रोहिबिट करती है, रोकती है। एक अगर गैमीट एंट्री कर लेता है तो उसके बाद में फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बन जाती है, और फिर दूसरे मेल गैमीट को एंटर करने से रोकती है। तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनती है, और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा बनाई जाती है, यानी गोल्जी बॉडी भी हाईली एक्टिव होकर के और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनाती है, ये इसमें बढ़ जाते हैं। इसी तरह से उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे मैसेंजर आरएनए, चूंकि मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, और न्यूक्लियस में बन करके फिर अल्टीमेट उसकी जो साइट होती है, जो टारगेट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में पहुंचकर फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आती है, यानी अंदर से मैसेज लेकर के बाहर आती हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन होता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस होता है।
तो प्रोटीन सिंथेसिस से जब एग के अंदर जो ग्रोथ फेज होती है उस दौरान प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर सभी के सभी मैसेंजर आरएनए काम में नहीं आते हैं, बल्कि बहुत अधिक संख्या के अंदर मैसेंजर आरएनए एक ग्लोब्यूल के अंदर, कुछ प्रोटीनस कैप्सूल के अंदर एनकैप्सुलेटेड हो जाते हैं, कैप्सूल बना देते हैं और उसमें बहुत सारे मैसेंजर आरएनए भरे हुए रहते हैं। और ये मैसेंजर आरएनए इस प्रकार के एनकैप्सुलेटेड फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, जिसको इन्फॉर्मोसोम्स कहते हैं। ये इन्फॉर्मोसोम्स जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, जब क्लीवेज होगा, उस दौरान प्रोटीन सिंथेसिस का काम ये इन्फॉर्मोसोम्स के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि उस समय सेल के पास में इतना समय नहीं होता है कि वह दो काम करे, एक तो डीएनए की कॉपी करे और एक आरएनए बनाए। इसलिए इस काम को पहले से ही करके रिजर्व के अंदर इन्फॉर्मोसोम के रूप में मैसेंजर आरएनए ये इकट्ठा करके साइटोप्लाज्म में रख लेते हैं और वह बाद में काम में आता है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो फेज है इसकी, वो है वाइटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड, यानी योग फॉर्मेशन। योग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल गैमेट का, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर ये योग ही है जो उसे एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। तो योग फॉर्मेशन के अंदर कई सारी थ्योरीज दी गई हैं। कुछ एनिमल्स के अंदर यह ओम के अंदर ही इसका फॉर्मेशन होता है और डिपॉजिट होता है। कुछ एनिमल में बताया गया है कि ये लीवर के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है और फिर ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ओवरी तक पहुंचता है और फिर ये डेवलपिंग ओवम के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें दो प्रकार के, इसके अगर केमिकल एनालिसिस हम करें तो दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। एक होता है फॉस्फेटिन, दूसरा होता है लाइपोवाइटिलिन। फॉस्फेटिन और लाइपोवाइटिलिन ये दोनों मॉलिक्यूल, जो लाइपोवाइटिलिन है ये बड़े आकार का मॉलिक्यूल है और फॉस्फेटिन छोटे आकार का होता है। जब ये दोनों अलग अलग रहते हैं तो उस समय ये डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं, और जब ये दोनों आपस में बाइंड हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, तो ये एक पैलेट फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल लाइपोवाइटिलिन का होगा और एक मॉलिक्यूल फॉस्फेटिन का होगा। दो मॉलिक्यूल फॉस्फेटिन के होंगे, दोनों फॉस्फेटिन के मॉलिक्यूल और एक लाइपोवाइटिलिन का मॉलिक्यूल। इस प्रकार से ये एक पैलेट बनाएंगे और इस प्रकार की 6 पैलेट्स आपस में मिलकर के हेक्सागोनल एक लैटिस का निर्माण करेंगे, एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे और फिर इस तरह से योग डिपॉजिट होता जाएगा। अगर योग का हम केमिकल एनालिसिस देखें तो उसमें केमिकल कंपोजिशन के अंदर 48.7% इसका वाटर कंटेंट होता है, 16.6% इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है, 32.6% इसमें फॉस्फोलिपिड्स और फ्री फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 1% कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जो योग होता है, योग के अंदर अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है तो वो प्रोटीनस योग कहलाता है, और अगर फैट की मात्रा ज़्यादा है तो फैटी योग कहलाता है। इस तरह से योग जो है ओवम के अंदर डिपॉजिट फॉर्म में रहता है। योग की मात्रा के आधार पर जो एग के टाइप है वो भी अलग अलग हो जाते हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो योग फॉर्मेशन है, ये योग फॉर्मेशन
कंप्लीट होने के बाद में फिर नेक्स्ट जो है वो मैच्यूरेशन फेज, और योक जो कंप्लीट बना है वो पूरा का पूरा योक एक ओवम के अंदर आएगा, जबकि ये जो पोलर बॉडी है उसके अंदर योग की मात्रा नगण्य होगी, क्योंकि इसको आवश्यकता नहीं है, और ये अल्टीमेटली एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये इसका जो डेवलपिंग जो ओवम है उसके साथ में न्यूट्रिशन का काम करेगी बाद में और एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस तरह से फीमेल गैमीट फॉर्मेशन जो oogenesis कहलाता है वो कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।